नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी संघ के गढ़ में कांग्रेस की महारैली की, निलंबित सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई सोनिया गांधी की, शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगे जोरदार झटके की, इंडिया गठबंधन की मजबूती को लेकर बड़े दावे की। इसके साथ ही देखेंगे कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर, और बुलेटिन के आखिर में बात नीतीश की रैली से डरे पीएम मोदी की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में सांप्रदायिक टकराव के चलते क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की मांगी जानकारी। राज्य सरकार से किए सवाल, इन्हें बचाने के लिए क्या किया उपाय, जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का दिया वक्त। महुआ मोइत्रा के संसद से निष्कासन पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी तक टाली सुनवाई। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, उन्होंने याचिका को नहीं पढ़ा। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा से छीनी टीम की कप्तान, हार्दिक पांड्या होंगे कप्तान। हाल ही में मुंबई ने गुजरात से 15 करोड़ में खरीदकर हार्दिक को अपनी टीम में किया था शामिल। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 970 अंकों की तेजी के साथ 71,484 पर हुआ बंद। निफ्टी 274 अंकों की तेजी के साथ 21,457 के स्तर पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनाव होने के बाद अब देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में होनी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अब बीजेपी और आरएसएस दोनों को एक साथ मुश्किल में डालने का फैसला किया है। अब कांग्रेस संघ के गढ़ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर रही है, तो क्या है कांग्रेस का प्लान, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस है और इस दिन कांग्रेस की बड़ी रैली होने जा रही है, और ये रैली दिल्ली में नहीं बल्कि संघ के गढ़ नागपुर में होगी। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है और कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले नागपुर में रैली कर संघ और बीजेपी दोनों को एक साथ चुनौती पेश करेगी। नागपुर की रैली से पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश जाएगा। कांग्रेस की रैली के ऐलान से ही बीजेपी में चिंता दिखाई दे रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया कि रैली में कम से कम 10 लाख लोग पहुंचेंगे। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम दिग्गज हिस्सा लेंगे। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसे ही कांग्रेस हाईकमान की ओर से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को रैली की जानकारी दी गई, तुरंत ही महाराष्ट्र कांग्रेस सक्रिय हो गई। कांग्रेस की रैली की तैयारी को लेकर नागपुर के होटल ली मेरिडियन में पार्टी नेताओं की बैठक हुई है, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए। दरअसल कांग्रेस बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में ही बड़ी चुनौती देकर साफ करना चाहती है कि लोकसभा चुनाव इस बार बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। दरअसल इस बार महाराष्ट्र में एनडीए की हालत पहले ही काफी कमजोर बताई जा रही है। जिस तरह से बीजेपी ने विरोधी दलों में तोड़फोड़ की है, उससे जनता का गुस्सा भी उसके प्रति बढ़ा है और इसी गुस्से को भुनाने की तैयारी कांग्रेस ने तेज कर दी है। कांग्रेस के इस ऐलान से बीजेपी खेमे में हलचल तेज है। इधर सोनिया गांधी की बढ़ती सक्रियता से भी सियासी हलचल तेज है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन था। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। दोनों सदनों में संसद की सुरक्षा में चूक पर हंगामा हुआ। इस मसले पर शाह के सदन में बयान देने की मांग की गई। निलंबित सांसदों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सोनिया गांधी भी शामिल हुई। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। विपक्षी सांसदों सहित निलंबित सांसदों ने आज संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के बचे कार्यकाल के लिए गुरुवार को लोकसभा से कुल 14 सांसद निलंबित किए गए, जिनमें से कांग्रेस के 5 सांसद शामिल हैं। निलंबित सांसदों सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी ने सदन में धरना दे रहे निलंबित सांसदों से मकर द्वार पर मुलाकात की। वहीं आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने चैम्बर में विपक्षी नेताओं की बैठक ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि संसद और सांसदों की सुरक्षा में जो भारी चूक हुई है, उस पर विपक्ष के सांसदों को गैर कानूनी ढंग से सस्पेंड करना किस तरह का न्याय है। देश के गृह मंत्री टीवी पर इंटरव्यू दे सकते हैं, पर संसद के पटल पर बयान नहीं दे सकते। इंडिया दलों की ये मांग है कि श्री अमित शाह संसद में वक्तव्य दें और फिर दोनों सदनों में इस पर चर्चा हो। राष्ट्रीय सुरक्षा के इस गंभीर विषय पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, संसदीय धर्म है। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि संसद में जिस प्रकार से हमला हुआ, इस पर दोनों सदनों में चर्चा होनी चाहिए। सुरक्षा में सेंध कैसे हुई,
आरोपी धुएं वाली सामग्री लेकर कैसे आ गए? अगर धुआं जहरीला होता तो कितने लोगों को समस्या हो सकती थी। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो और गृह मंत्री बयान दें। वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर वो संसद की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको बता दें कि 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा चूक के बाद 14 दिसंबर को इस मामले पर विपक्ष के दोनों सदनों में पीएम मोदी और अमित शाह के बयान की मांग की गई, जिसके बाद 13 लोकसभा और राज्यसभा के एक सांसद समेत कुल 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 2024 लोकसभा चुनाव में अब विपक्ष की कमान सोनिया गांधी संभालती दिखाई दे रही है। इसका संकेत उन्होंने दे दिया है। इधर संकेत शिंदे सरकार के जाने के भी मिल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट शिंदे सरकार को लगातार झटके दे रहा है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे सरकार के गिरने का दावा किया है। दरअसल सीएम एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता पर फैसले में स्पीकर राहुल नार्वेकर की ओर से हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्पीकर को आखिरी तारीख दे दी है, जिससे यह लगने लगा है कि अब महाराष्ट्र में शिंदे सरकार गिरने वाली है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान अभी भी जारी है। सत्ता की ये लड़ाई किस मुकाम पर जाकर रुकेगी, ये कह पाना बेहद ही मुश्किल है। हर दिन राजनीति में नए नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं आज एकनाथ शिंदे और कई विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को फटकार लगाते हुए कहा कि शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में 10 जनवरी तक फैसला लेना होगा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्पीकर को आखिरी तारीख दे दी है। हालांकि सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि अयोग्यता पर 10 जनवरी तक फैसला लेना होगा। उद्धव ठाकरे की तरफ से लगातार विधायकों की अयोग्यता पर जल्द फैसला लेने की मांग की जा रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को अब हर हाल में 10 जनवरी तक फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में और अधिक समय देने से साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर कहा कि स्पीकर ने संकेत दिया है कि अयोग्यता मामले की कार्रवाई 28 दिसंबर को बंद कर दी जाएगी। स्पीकर ने उचित समय विस्तार की मांग की है। पहले निर्धारित समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम स्पीकर को फैसला सुनाने के लिए 10 जनवरी 2023 का समय विस्तार देते हैं। मेहता ने कहा था कि करीब 2,71,000 पन्ने दाखिल किए गए हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान भी अध्यक्ष इस पर काम कर रहे हैं, ऐसे में और समय दिया जाए। गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया था कि वो शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बागी विधायकों के संबंध में दायर अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर 2023 और 31 जनवरी 2024 तक फैसला करे। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार फिलहाल सवालों में है। इधर इंडिया गठबंधन को लेकर खड़े हो रहे सवालों का जवाब सीताराम येचुरी ने दिया है। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। इसे लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही थी। बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में टकराव है। इन दावों पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने बड़ा बयान दिया है। तो क्या बोले येचुरी, देखते हैं ये रिपोर्ट। 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक होने वाली है और इस बैठक में बहुत कुछ तय हो जाएगा। सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय किया जाएगा। तो इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैलियों की तारीख भी तय हो सकती है, जिसके बाद पूरे देश में इंडिया गठबंधन की रैली शुरू की जाएगी, जो चुनाव के ऐलान तक लगातार अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएगी। और इसे लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने बड़ा बयान दिया है। चेन्नई में पी राम मूर्ति मेमोरियल में एक प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि 2024 के संसदीय चुनावों में भाजपा को संयुक्त रूप से हराने पर इंडिया गठबंधन का टारगेट साफ है। हम इसी पर काम कर रहे हैं और आगे भी इसी पर काम करेंगे। हाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली जीत का 2024 के संसदीय चुनावों पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने 2003 में इन्हीं राज्यों में जीत दर्ज की थी और इसी जीत को देखकर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 महीने पहले चुनाव करा लिए थे। चुनाव सितंबर अक्टूबर में होने थे, लेकिन वाजपेयी ने इन्हें अप्रैल मई में करा लिया, जिसमें बीजेपी को करारी हार मिली। येचुरी ने कहा कि जो 2004 के चुनाव में हुआ वो ही 2024 में होगा। बीजेपी को केंद्र की सरकार से हटाना पड़ा क्योंकि वो भारत को एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य से फासीवादी हिंदुत्व राज्य में परिवर्तित करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग कर रही थी।
आपको बता दें कि 19 दिसंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक होने वाली है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुका है, तो दूसरी ओर अभी बीजेपी में विधानसभा चुनाव की खुमारी ही टूटती नहीं दिख रही है। चुनाव परिणाम आने के 12 दिन बाद आज राजस्थान में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। भजन लाल शर्मा राज्य के सीएम बन गए, तो कौन कौन पहुंचा भजन लाल के शपथ ग्रहण में, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के रण से अब वसुंधरा राजे का राज खत्म हो चुका है। शुक्रवार को भजन लाल शर्मा ने अपने जन्मदिन के मौके पर राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और 2 उप मुख्यमंत्रियों दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही। शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। उनके बगल में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बैठे, वहीं वसुंधरा राजे भी बैठी हुई थी। राजस्थान में चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो राज्य में सीएम वसुंधरा राजे होंगी। लेकिन इन कयासों को उस वक्त झटका लगा जब बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा को पूरे चुनाव में ही साइडलाइन कर दिया और उम्मीदवारों की दूसरी सूची में उनका नाम नहीं था। चुनाव परिणाम आने के बाद भी वसुंधरा ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन हाईकमान ने साफ कर दिया था कि वो वसुंधरा को सीएम नहीं बनाएंगे। अब जल्द ही भजन लाल शर्मा अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे और इसमें राज्य समर्थकों को जगह मिल पाती है या नहीं, ये सवाल जरूर बना हुआ है। भजन लाल के लिए राजस्थान की डगर बेहद मुश्किल भरी होने वाली है, क्योंकि सामने मजबूत विपक्ष है, तो सरकार के अंदर से भी उन्हें चुनौती मिल सकती है। तो दूसरी ओर चुनौती श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष को भी मिल रही है। हिंदू पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। तो क्या है खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उसके सामने मस्जिद पक्ष की वो याचिका है जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े मुकदमे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी गई है। वो इस पर 9 जनवरी को सुनवाई करेगा। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि 14 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मयंक जैन ने मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे ज्ञानवापी की तर्ज पर कोर्ट कमिश्नर से करवाने का आदेश दिया है। इस मामले में कोर्ट 18 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाई जाए। इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने भी कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाने के लिए एक अर्जी लगाई गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट कमिश्नर के सर्वे से सभी तथ्य और सबूत बाहर आ जाएंगे। यही वजह है कि मुस्लिम पक्ष इसे रोकना चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई को लेकर मुस्लिम पक्ष निराश नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्वोच्च अदालत पर पूरा भरोसा है। अब देखना होगा कि 9 जनवरी को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। शाही ईदगाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, बल्कि उसने खुद ही आत्मसमर्पण किया है। यह अच्छी बात हुई, क्योंकि सरकार का सारा ध्यान तो संसद से सवाल करने वाले विपक्षी सांसदों को समर्पण करवाने में लगा है। जो न करे सो बाहर का रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। और बुलेटिन के आखिर में बात नीतीश कुमार के प्लान की। लोकसभा चुनाव की तैयारियां इंडिया गठबंधन ने तेज कर दी हैं। जेडीयू के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी यूपी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। नीतीश पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र में रैली करने वाले थे, जिसकी इजाजत नहीं मिल पाई, तो जेडीयू ने इसका दूसरा रास्ता निकाला है। तो क्या है जेडीयू का प्लान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को यूपी के वाराणसी में होने वाली रैली स्थगित हो गई है। पीएम मोदी के गढ़ में नीतीश कुमार कुछ कहते, इससे पहले ही सब कुछ रुक गया। नीतीश की पार्टी जेडीयू इसे साजिश के तहत भी देख रही है। रैली रद्द होने के पीछे वाराणसी में जगह नहीं मिलने की वजह बताई जा रही है।
इस रैली को लेकर जेडीयू के नेता कार्यकर्ता उत्साहित थे। बिहार सरकार के मंत्री और उत्तर प्रदेश के जेडीयू प्रभारी श्रवण कुमार ने 14 दिसंबर को बड़ा बयान दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि हमारी रैली वाराणसी के जगतपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में होनी थी। कॉलेज प्रबंधन ने जगह को लेकर आश्वासन दिया था। 5 दिनों तक मंजूरी के लिए टहलाया गया और बाद में कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा गया कि जगह नहीं दी जा सकती। श्रवण कुमार ने कहा कि कॉलेज प्रशासन को ऊपर से दबाव मिला है, जिसके कारण जगह की मंजूरी नहीं दी गई। ये साफ दिख रहा है कि कैसे बीजेपी और मोदी को इससे डर लग रहा है। मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग बुलडोजर से परेशान हैं। जो जगह देना चाहेगा यूपी सरकार बुलडोजर चलवा देगी, इसलिए हमें जगह नहीं मिली। कॉलेज प्रशासन के लोग डरे सहमे हैं। लोकतंत्र खत्म करने की दिशा में बीजेपी की सरकार चल रही है। श्रवण कुमार ने आगे कहा कि हम लोग उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में घूमेंगे, गरीब, मजदूर और दबे कुचले लोगों से बात करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन से मोदी डरे हुए हैं, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की अगली बैठक दिल्ली में होनी है, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि इस बैठक में क्या होता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।